हेलो स्टूडेंट्स। आरबीएसई बोर्ड 2020-21 का जो अपना सिलेबस चल रहा है, कक्षा 10 का सिलेबस है। लेकिन इसमें जो मैं बातें डाल रहा हूँ, जिस भी टॉपिक पे डाल रहा हूँ, उसको पूरा बेस से उठाकर अपने देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक जहाँ भी इस टॉपिक का नाम आएगा, आप उस टॉपिक को इसी वीडियो से देखेंगे तो आपका छठी से लेकर 10वीं तक का सारा मैटर क्लियर होने वाला है। तो किसी भी क्लास का बच्चा जो छठी से लेकर 10वीं के बीच बीच में है, या कुछ ऐसे है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बेसिक बातों में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो अपने इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर अपने करवाया था कि कक्षा जो अपना 10 का फर्स्ट चैप्टर था, वैदिक मैथ वाला जो पार्ट था, वो अपने कंप्लीट करवा दिया था। उसका डाउट वाले जो वीडियो थे वो अपने क्लियर करवा दिए थे। अब अपने शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो वास्तविक संख्याओं के ऊपर एक वीडियो अपने जस्ट जब आप चैनल को ऊपर ओपन करोगे तो उसके नीचे संख्या पद्धति का एक वीडियो डाला हुआ है। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिनको ये जानना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो शायद आपको सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा। वहाँ पे हर चीज़ को बेस से लेकर उठा के दिखाया गया है। तो इसलिए मैंने पहले वो वीडियो वहाँ पे इसलिए डाली ताकि आप समझ सकें कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो आप वहाँ से उसे समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। चलो जी, जब अगर किसी ने वो वीडियो देख लिया है तो उसको पता लग गया होगा कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है वास्तव में। अपने जो पहला चैप्टर किया था उसमें से अपने 3 क्वेश्चन आ रहे थे। 2 क्वेश्चन 1 अंक के और 1 क्वेश्चन जो था वो आपका 2 अंक का। कहने का मतलब क्या था कि वो टोटल जो चैप्टर था अपना, वो अपना था 4 मार्क्स का। अब जो नया चैप्टर दूसरा है उसमें टोटल क्वेश्चन जी आने वाले हैं 2। टोटल क्वेश्चनों की संख्या है 2 है, और 2 में से अपने पास में एक क्वेश्चन आएगा 1 अंक का और दूसरा आएगा 2 अंक का। ये मैंने सिलेबस के अंदर भी आपको इसका बता दिया था, ठीक है। तो आज जो अपना पार्ट है वो है, इस पहले पार्ट को अपने करने वाले जो अपने 1 अंक का है, ठीक है। तो 1 अंक वाले पार्ट में क्या करना है, देखो जी। 1 अंक वाले पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, या वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके इस चैप्टर में से 1 अंक का आ सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। जैसे जैसे मैं वीडियो करवा रहा हूँ और जैसे जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सेम टू सेम वैसे के वैसे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे। बस आपको एक काम करना है कि जो एग्जांपल मैं करवाता हूँ आप उसको दोबारा अपने आप करके देखें। इसके अलावा उन एग्जाम्पलों से मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन आपकी पाठ्य पुस्तक में है, या कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो उनसे मिलता जुलता, तो आप उसको भी थोड़ा सॉल्व करके देखें। वो इसलिए क्योंकि टॉपिक तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैथ प्रैक्टिस का गेम है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना थोड़ा आपको रटने की नौबत है वो कम आएगी। तो ठीक है, चल अपने शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। पहला जो आज का टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। यानी कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, अभाज्य संख्याओं के द्वारा अपने जो गुणनखंड करते हैं उसकी सहायता से अपने को एचसीएफ व एलसीएम, यानी कि लेसा और मैस है जो अपने छोटी क्लासों में किए हैं, छठी सातवीं से अपने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपने लेसन में से किया होगा, और वो इसी विधि से किया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो एक बार 10वीं क्लास में आपके और आ रहा है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि ये लेस है क्या होता है, ये मैस है क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। वैसे जिसको आता है बहुत बढ़िया बात है, एक बार आप देख लीजिए। देखो, पहला है एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब होता है जी आपके लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हुआ, ठीक है। लघु मतलब छोटा, यानी कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें अपने को कोई भी संख्या दे दे, कि जिसमें दी हुई जितनी भी सभी संख्याएं हैं उन सबका भाग जाए। यानी कि आपका कोई उत्तर आया, मान लो अगर मैं बात करूं कि आपके पास कोई आंसर मान लो लेसे का आ गया 24, ठीक है, और आपको संख्या दी हुई थी, ठीक है। संख्याएं आपको कुछ ऐसी दी हुई थी, जैसे एक दे दिया, 2 दे दिया, एक दे दिया आपको 6, एक आपको दे दिया 12, एक आपको दे दिया 24, यानी कि ऐसे आपको 4 संख्याएं दे दी। तो ध्यान से देखिए कि 24 के अंदर जो भाग सभी का जा रहा है कि नहीं जा रहा। 24 में 2 का भाग भी जाता है, 24 में 24 का भाग भी जाता है,
6 का भाग भी जा रहा है, 12 का भाग भी जा रहा है। यानी कि 24 वो संख्या है जिसमें जो दी हुई सभी संख्याओं का भाग जा रहा है। तो अपने को सिर्फ वो संख्या देखनी है, वो छोटी संख्या। वैसे तो बहुत सारी संख्या आ गई, क्योंकि अगर मैं 48 लिख दूँ, एक बात है 48 लिख दूँ, ठीक है, तो 12 का भाग जा रहा है 48 में, 6 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है, तो जा तो सभी का ही रहा है। लेकिन अपने को वो संख्या देखनी है जो सबसे छोटी है, जिसमें जितनी भी संख्याओं का अपने लैसे में से ज्ञात करना है, उन सभी का भाग जाए। समझाई बात? तो लघुत्तम का मतलब है वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें जितनी भी संख्याएं दी हुई है उन सभी का भाग जाए, तो वो होता है आपका लैसे। अब कैसे होता है वो आपने किया होगा, लेकिन अगर नहीं भी किया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अपने आगे इसको करवाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में आया एचसीएफ। तो अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है जी? मैस है, महत्तम समाप्रत्यय। अब महत्तम का मतलब क्या होता है, यानी कि एक अधिकाधिक संख्या की अपने बात करें तो वहाँ पे क्या था, छोटी से छोटी संख्या जिसका सभी संख्याओं, जिसमें जितनी भी संख्याएं दी हुई है उन सबका भाग चला जाए, तो वो तो लेस है। अब मैस के अंदर क्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी में भाग जाए, यानी कि कोई भी संख्या अपने को दे दी, उन सभी के अंदर उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सा एग्जांपल मैं लूँ आपके साथ में, जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया कि भाई मेरे पास है 15, जैसे मैं बात करूँ 15 है, ठीक है। तो संख्या अपने को दे दी, एक दे दी 30, एक दे दी 45, जैसे मान लो ये आ गया 30 और 45, एक बात है। तो अगर 15 का भाग 30 में जा रहा है, 15 का भाग 45 में जा रहा है, यानी कि 15 वो संख्या है बड़ी से बड़ी जिसमें, जिसके अंदर क्या है, जितनी भी संख्या दे रखी है उन सब में इसका भाग जा रहा है, ठीक है। 30 दिए 30 में भी भाग जा रहा है, 45 दिए 45 के अंदर भी भाग जा रहा है, तो 15 अपना क्या हो जाएगा, मैंस है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, ये क्लियर नहीं है। अब ये कैसे होगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा। शॉर्ट मैंने आपको थोड़ा सा इस लाइन को समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको ये एग्जांपल दे दिया कि ऐसी संख्या देखनी है जिसके अंदर जितनी भी संख्याएं आपने को दी हुई है उन सब में उसका भाग चला जाए, ठीक है। और वो बिल्कुल लास्ट संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, उससे छोटी संख्या हो उनका भाग जा सकता है, लेकिन उससे बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर जो भी संख्या अपने को दी हुई है उसके अंदर भाग जाए। वो कैसे होगा अपने एग्जाम्पल में चेक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये डेफिनेशन जो है किसकी, लैसे और मैसे की, ये आपको समझ में शायद आ चुकी होगी। लैसे का मतलब लघु, मैसे मतलब महत्व, यानी कि इसके अंदर छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसका सभी संख्याओं में भाग जाए, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसके अंदर सभी का भाग जाए। ये थोड़ा समझना, जिसका और जिसमें, ठीक है, ये मेन चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब पता करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड वैसे तो आपने पढ़े हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि इस विधि के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी सहायता से इस संख्या को तोड़ा जाता है, या इसका क्या किया जाता है, गुणनखंड किया जाता है, या इसके भाग किए जाते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होती है जी? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिसमें खुद के अलावा, अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, वैसे तो इसकी डेफिनेशन और भी बन सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो वो ये है कि ऐसी संख्या जिसमें समय के अलावा, यानी कि खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए। जीरो और एक को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जीरो का भाग अगर सब में देंगे तो क्या आएगा भाई, इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। और अगर एक का भाग सब में देंगे तो हमेशा क्या आएगा, वो सेम टू सेम संख्या आपके पास में आ जाएगी। कहने का मतलब है कि जीरो, एक और खुद, इन तीनों को छोड़ के और किसी भी संख्या का जिसमें भाग न जाए तो वो होती है अभाज्य। जैसे दो है तो दो में जीरो का भाग जा सकता है, अनंत अनंत उत्तर आएगा। एक का भी जा सकता है, दो उत्तर आ जाएगा। और दो खुद का भी जा सकता है, एक उत्तर आएगा। लेकिन दो के अंदर अब इसके अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं बची जिसके अंदर जिसका भाग है वो दो में चला जाए। समझा रही बात? ऐसे तीन देख लो, तीन खुद के पहाड़े में आता है, पाँच खुद के पहाड़े में आता है, सात खुद के पहाड़े में आता है, 11 खुद के पहाड़े में आता है, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। और अगर किसी को पता करना हो कि कौन कौन सी संख्या कितने, ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन है वो 29, 31 तक खत्म हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को पता करना हो कि अभाज्य संख्याएं 100 तक या 200 तक हमें कैसे याद रखनी है, कैसे हम पता लगाएंगे, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं अगला वीडियो जब आपका आएगा उसके अंदर हम डाल देंगे। तो अभाज्य संख्याओं का आपको पता लग गया होगा कि क्या होती है। अब अपने शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को लेकर एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है यहाँ पे, जैसे दिया 42 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो जो 42 संख्या दी है, आपने क्या करना है, ऐसे पहले भी किया होगा। सबसे पहले आपने जहाँ पे जो 42 लिखा, तो क्या करना है जी, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले भाग देंगे 2 का,
आपने शुरू कहाँ से करना है? देखो ऊपर मैंने बताया आपको अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 है ना, तो आप यहीं से भाग शुरू करोगे, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, 13 17 19 23। ठीक है, अब किसका भाग किस में जाएगा, इस वालों में जिसकी जरूरत पड़ी है वो तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन इसके अलावा इन सभी का भाग किस किस में जाता है उसकी एक ट्रिक आपको मैं एक वीडियो और डाल के उसमें समझा दूंगा, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो। अन्यथा भाग देके दे सकते हैं, लेकिन कर्म आपका यहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अपने देखते हैं सवाल के अंदर 42 का जो सवाल है कि 42 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो पहले 2 का भाग दिया, तो 2 का भाग 42 में देंगे तो कितना आएगा भाई 21, 21 दूना 42। ठीक है, अब देखो 2 का भाग क्यों दिया, 2 का भाग क्यों गया इसके अंदर, देखो 2 का भाग सिर्फ उस संख्या में जाएगा जिसका लास्ट अक्षर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, या फिर वो क्या हो एक सम संख्या हो, यानी कि एक बात है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 42, तो लास्ट अक्षर क्या है भाई 2, तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 48, तो इसका लास्ट अक्षर क्या है भाई 8, तो 8 इसमें है, यानी कि इसके अंदर भी 2 का भाग जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं 51, तो लास्ट अक्षर क्या है भाई 1 है, अब 1 इसमें नहीं है और एक सम भी नहीं है, एक क्या होता है विषम होता है, तो इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर अपने चेक करें आगे वाले स्टेप में, तो कितना दिया अपने को 21 दिया, कितना दिया 21, तो लास्ट अक्षर क्या है भाई 1 है, तो इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। अब कौन सा चेक करेंगे अपने 2 के बाद, 3 को चेक करेंगे, 3 का भाग उसमें जाएगा। आपको कोई भी संख्या दी है, आपको उस संख्या का जोड़ करना है, अगर जोड़ करने के बाद में वो 3 के पहाड़े में या 3 के बराबर आ रही है या 3 का भाग उसमें जा रहा है, तो 3 का भाग सब में जाएगा। जैसे मान लो 21 है, तो 21 को अपने जोड़ा, 2 और 1 कितने होते हैं भाई 3, और 3 के पहाड़े में 3 होते हैं, इसका मतलब क्या है कि 3 का भाग 21 में जाएगा। अब 3 का भाग अपने 21 में दिया, तो 7 दिया 21, 7 तक है 21, तो उत्तर आ गया 7। अब 7 क्या है, 7 खुद अभाज्य संख्या है, आपने ऊपर देखा ना 2 3 5 7, क्योंकि 7 खुद के पाड़े में आता है, किसी और के पाड़े में आपने 7 नहीं देखा होगा। अगर कोई देखे तो मेरे को जरूर बताना, फिर अपने इसको चेंज करेंगे। तो 7 के अंदर 7 का भाग दिया कितना है भाई 1, तो ये अपना हो गया जी, इसके गुणखंड हो गए। क्या क्या गुणखंड आए अपने चेक करें ऊपर वाली साइड में, तो 42 के गुणखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 7। तो ये जो पार्ट अपने पास जो 42 को अपने तोड़ दिया इन भागों में, इसको अपने बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी, अब अपने देखते हैं इसके ऊपर दूसरा एग्जाम्पल। ये तो अपने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा कि कैसे करना है। ठीक है, आप आपके 2 3 एग्जाम्पल हैं, 4 5 एग्जाम्पल आपको इसके ऊपर करके देखने हैं, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। और कहीं पे कोई दिक्कत आए तो मेरे को डाउट के अंदर या कमेंट बॉक्स में, या मेरा जो मैसेज जो मैंने नंबर आपको दिया है चैनल के ऊपर, उसके ऊपर आप मेरे को डाउट भेज सकते हैं, तो अपने उसको वहाँ पे क्लियर कर देंगे। अगर किसी का डाउट कॉमन रहा तो जो जैसे पहले चैप्टर में अपने एक डाउट सोल्यूशन की वीडियो डाली है, उसी तरीके से इस चैप्टर की भी अपने डाउट सोल्यूशन की वीडियो डाल के उसमें आपका पूरे का पूरा सोल्यूशन दे देंगे। अब अपने शुरू करते हैं, जो अपना टॉपिक था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखो भाई, जैसे ये सवाल है 12 15 21, तो 12 15 21 में देखो पहले अपने सबका गुणनखंड करना है। ठीक है, पहले 12 किया तो कितना है, 2 का भाग दिया कितना है 6, फिर 2 का भाग दिया कितना आया 3, फिर 2 का सॉरी 2 का नहीं जाएगा, अब किसका आएगा 3 का, तो 3 एकम 3। अब 15 का देखो, पहले किसका भाग जाएगा 3 का, क्यों जोड़ कर देखो 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 3 के बाड़े में आते हैं, यानी कि 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग दिया 15 में, तो 5 दिया, 15 और 5 एकम 5। अब 21 के अंदर 3 का भाग दिया, तो 7 दिया, 21 और 7 एकम 7। अब 12 गुणनखंड क्या है अपने पास में, 2 गुणा 3, 15 क्या है भाई 3 गुणा 5, और 21 की क्या है 3 गुणा 7। तो अब इसका मैथ का क्या रूल है, देखो एचसीएफ का रूल क्या है, आपको एचसीएफ के रूल के अंदर क्या देखने हैं, एचसीएफ यानी कि मैथ है। मैथ का मतलब क्या हुआ कि आपको एक ऐसी घात, जितने भी गुणनखंड उभयनिष्ठ है, जितने भी गुणनखंड उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में है, जो चीज़ सब में है, जो तीनों गुणनखंड के अंदर है, जितने भी अपने संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, उन तीनों के अंदर जो चीज़ है उसकी सबसे छोटी घात, उसके सबसे छोटी संख्या आपको देखनी। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, मैं 12 के अंदर 2 कितनी बार आया भाई 2 बार आया, 15 के अंदर 2 है क्या, नहीं है, 21 के अंदर 2 है क्या, नहीं है, यानी कि यहाँ तो 2 कितने, 2 की घात कितनी होगी 0, और ऊपर वाले 12 के अंदर 2 की घात कितनी होगी भाई 2, तो 2 तो 0 बार आया है, तो सबसे छोटी घात लेंगे तो 2 की घात 0 क्या होगी भाई 1। ठीक है, तो वो अपने को यहाँ पे कहने मतलब 2 को लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 नीचे वालों के अंदर कॉमन नहीं है, तो छोड़ दो एक बार। अच्छा, एचसीएफ की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। अब 3 देखो, तो 3 इसमें भी कितनी बार आया एक बार, 15 वाले में 3 कितने बार आया एक बार, 21 वाले में 3 कितनी बार आया एक बार, यानी कि 3 की सबसे बड़ी सबसे छोटी जो घात है वो कितनी है 1 है, तो अपने क्या ले लिया एचसीएफ के अंदर 3 ले लिया। ठीक है, अब देखो 5 15 के अंदर है,
लेकिन 12 के अंदर नहीं है, 7 21 के अंदर है लेकिन ऊपर वाले दोनों के अंदर नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ तीनों में कॉमन आए और उसकी छोटी घात अपने को लेनी है तो वो अपने क्या हो जाएगा HCF, यानी कि मैं से। अब लैसे के अंदर क्या करना है, लैसे में थोड़ा सा उल्टा है कि जो चीज़ सब में आए उसकी उभयनिष्ठ घात सबसे बड़ी लेनी है। जैसे मान लो 2 है और बाकी जो संख्याएं हैं उन सब की बड़ी बड़ी घात अपने लेंगे। देखो यहाँ पे तो 2 की घात कितनी है अभी 2, तो 2 2 बार ले लिया। 3 सब में एक एक बार आया तो 3 एक बार ले लिया। 5 ले लिया और क्या बच गया 7 ले लिया, तो सारे लिख लिए। इनकी जब गुणा की 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420। कहने का मतलब क्या, लैस अपने पास आ गया 420 और HCF अपने पास में आ गया 3। तो समझ में आ गया होगी HCF कैसे निकालते हैं, लैस कैसे निकालते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे एक दो एग्जाम्पल और आएंगे वहाँ क्लियर करवा दूंगा थोड़ी सी। जैसे मान लो ये आगे वाला एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से, हर तरीके का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इसके अंदर। जैसे 90 और 144 का, ये आपके बुक के अंदर भी शायद क्वेश्चन है। तो 90 का किया अपने, तो पहले किसका भाग जाएगा भाई, लास्ट वाला अक्षर देखो क्या है 0, यानी किसका भाग देंगे 2 का। तो 90 में 2 का भाग देगा कितना आएगा 45 दूना 90। अब 45 के अंदर 2 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे वाला अक्षर क्या है 5 और 5 का भी सम नहीं होता। तो 45 में किसका भाग दें, 3 का चेक करते हैं। देखो 45 को जोड़ के देखो 4 और 5 9, तो 9 3 के पाड़े में आता है। तो ठीक है भाई 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग दिया। तो 3 का भाग 45 में दिया तो अपने पास कितना आया 15, 15 दिया 45। अब फिर देखो 5 और 1 6, 3 का फिर जाएगा तो दे दो, 3 का भाग दिया 15 में तो कितना आएगा 5 दिया 15 और 5 का भाग 5 में दिया तो कितना आएगा 1। तो 90 गुणनखंड हो गए। ऐसे 144 वाले देखो, पहले 2 का भाग दिया कितना आया 72 दूना 144, अभी तक 2 का जाएगा 36 दूना 72, फिर 2 का जाएगा 18 दूना 36, फिर 2 का जाएगा कितना आएगा 9 दूनी 18। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या वाला पार्ट क्या हो गया खत्म हो गया। अब किसका जा रहा है भाई 3 का, तो 3 दिया 9 और 3 एकम 3। तो दोनों के भाजक अपने पास में यहाँ आ गए देखो, ठीक है। 90 का आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और 144 का आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने को HCF और LCM देखना है तो मैंने आपको बताया था कि HCF में क्या देखेंगे, जो चीज दोनों में है। पहले दोनों वाली चीज देखो, दोनों वाली चीज कौन सी है नोट करो। 2 ऊपर वाले के अंदर है 90 वाले के अंदर, अच्छा नीचे है क्या 2, बिल्कुल है भाई। अच्छा फिर क्या देखना है उसकी छोटी घात, तो नीचे वाले में 2 की घात कितनी आ रही है, यानी कि 2 कितने बार आ रहा है 1 2 3 4, यानी 144 में 2 है वो 4 बार है, कितने बार है 4 बार। लेकिन ऊपर वाले में कितनी बार है भाई 1 बार। तो कौन सी घात लेनी है अपने को कम वाली, तो अपने 2 की घात ले ली 1, यानी 2 कितने बार ले लिया 1 बार ले लिया। अब देखो और अक्षर कौन सा है 3, 3 90 के अंदर भी और 3 नीचे वाले के अंदर भी है। अब घातें चेक करो, 3 ऊपर वाले में कितनी बार है भाई 2 बार और नीचे वाले में कितनी बार है 2 बार। तो दोनों में सेम है तो कोई भी उठा लो कोई दिक्कत नहीं, तो 3 को अपने लिया 2 बार, ठीक है। अब 5 ऊपर वाले में लेकिन नीचे वाले में नहीं है तो ये लेंगे क्या, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि HCF के अंदर अपने को हमेशा कॉमन चीज देखनी है दोनों में, ठीक है। अब देखो जी, तो ये आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो अपना उत्तर आ गया 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो मैं ऐसे अपना आ गया जी 18। अब देखते हैं लेस है। लेस है मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इसके अंदर क्या करना है, कॉमन पार्ट जो है उसकी बड़ी घात लेनी है और बाकी जितने भी डिजिट है उन सबको लेना है, ठीक है। तो पहले कॉमन पार्ट कौन सा है अभी, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अब इसके अंदर घात 1, इसके अंदर घात 4, तो बड़ी घात कौन सी है अभी 4, तो अपने यहाँ पे 2 कितने बार लेंगे 4 बार लेंगे। अब 3 ऊपर भी 2 बार था नीचे भी 2 बार था तो यहाँ पे समान है तो 2 बार ही लेंगे। अब वो डिजिट कौन सी बच गई अपने पास में 5 बच गया, तो इसको 5 को और ले लिया, ठीक है। जब इन सबकी गुणा करेंगे तो अपना उत्तर कितना आएगा जी 720। तो यानी कि लेस है और मैस है, लेस अपना आ गया 720 और मैस अपना आ गया 18। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको लेस और मैस है, मैंने 2 3 को एग्जाम्पल दे दिए, आपको निकालना आ गया होगा। अगर फिर भी अपने को लगे कि यार क्या पता अपना उत्तर सही है, पता नहीं अपना उत्तर गलत है, तो उसे चेक करने के लिए क्या करना है आपने, एक छोटा सा काम करना है। ये एक फार्मूला दिया आपकी बुक के अंदर, इस फार्मूले को आपने यूज़ करना है। देखो अब ये है, तो HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B, वो आपको देता है। कई बार क्या कहता है इस फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन दे देता है, वो इसमें HCF बता देता है, LCM बता देता है, A बता देता है और B छोड़ देता है। यानी कि जो 4 अक्षर अपने पास में है, ठीक है, उसमें से कोई 3 अपने को दे देता है, एक अपने से पूछ लेता है। याद रखना कि ये सिर्फ फार्मूला है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं वाले HCF और LCM में काम करेगा, 3 वाले में नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अपने 12 15 21 किया तो वहाँ ये फार्मूला काम नहीं करेगा। आपको किस में करना है, सिर्फ जिसमें 2 डिजिट हो, जैसे 90 और 144, 12 और 36 ऐसे, ठीक है। तो देखो जी यहाँ पे HCF कितना आया था अपना, अगर चेक करें तो ऊपर देखो HCF था 18 और LCM था 720, तो HCF की जगह HCF रख दिया और LCM की जगह LCM रख दिया। देखो जी HCF 18, LCM कितना था जी 720,
20। अच्छा ए और बी दोनों संख्याएं कितनी थी अपने पास में, नोट करो। ए की वैल्यू थी अपने पास 90 और बी की वैल्यू थी 144, तो दोनों यहाँ पे पुट कर दी, तो 90 गुणा 144। अगर ये दोनों साइड बराबर आए, यानी कि लैस और मैस का गुणा और संख्याओं का गुणा आपस में बराबर है, जैसे यहाँ पे आ रहा है 12960 12960, ठीक है, तो आपका उत्तर एकदम क्या है, सही है। ठीक है, अब समझा, मैंने यहाँ पे थोड़ा मेंशन भी कर दिया है कि अगर कोई बच्चा भूल जाए तो देखो एचसीएफ में क्या देखोगे कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी न्यूनतम घात, बस जो दोनों में है उसकी छोटी घात देखो और लिख दो, उनकी गुणा कर दो, आंसर हल। और जो वो दोनों में नहीं है उसको आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एलसीएम के अंदर क्या करना है, एलसीएम के अंदर आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड की बड़ी से बड़ी घात लेनी है, अधिकतम घात लेनी है, और दूसरी बात जितने भी डिजिट बच गए पीछे उनको भी साथ में लेना है, ठीक है जी। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम वाला पार्ट कंप्लीट हो रहा है। अब एक दो क्वेश्चन हैं जो शायद पिछले एग्जाम के अंदर आए थे, बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसको मैं थोड़ा चेक करवा दूं। जैसे ये क्वेश्चन आया था 196 वाला कि 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ना तो लय से निकालना था और ना ही आपको मैं से निकालना था, आपको करना क्या था कि अभाज्य गुणनखंड करने थे और उनकी जो घातें आ रही थी उनका क्या करना था, जोड़ करना था। अब देखो पहले 196 के अपने किए अभाज्य गुणनखंड, तो 196 के अभाज्य गुणनखंड में क्या किया जी, देखो पहले 2 का भाग दिया, कितना है 98, फिर 2 का भाग दिया, कितना है भाई 49। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, तो 7 का भाग दिया 7 एकम 7, फिर 7 का दिया तो फिर 7 एकम 7। तो अपने पास में गुणनखंड आ गए जिसके 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब देखो 2 कितने बार आया भाई 2, तो यहाँ लिखते 2 की स्क्वायर। 7 कितने बार आया 2 बार, तो 7 की भी स्क्वायर। तो दोनों की घातें कितनी आ रही है, इसकी भी 2 और इसकी भी 2, दोनों घातों को जोड़ करो कितना आएगा 4, तो इसका उत्तर था भी 4। ठीक है, पता लग गया। जैसे सवाल आ रहा है आपको वैसे वैसे हल करना है। अगर वो यहाँ कहता है घातों का घटाव क्या होता है तो क्या करते, 2 में से 2 घटा देते, कितना होता रहता 0। अगर गुणा कहता तो 2 गुणा 2 कर देते, कितना आता 4 ही आता। अगर भाग कहता तो 2 में 2 का भाग देते, कितना आता 1 आता। ठीक है, तो वो सवाल के हिसाब से, ठीक है। तो ओके, अब अपने आगे जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है उसको अपने थोड़ा सा देखते हैं, देखो ध्यान से। अब उससे आगे वाला संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण, कि संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती तो है लेकिन उनको साबित कैसे करें, उनको सिद्ध कैसे करें कि यही संख्या अपरिमेय होती है या नहीं होती। इसके लिए जो आपका चैप्टर है 2.3, वैसे तो बेसिकली इसके अंदर बड़े क्वेश्चन जो आपका मैंने बताया 2 अंक का जो क्वेश्चन आने वाला है वो इसमें से बनता है, 100% चांस होते हैं। लेकिन इसका जो 1 नंबर का पार्ट है, कई बार एग्जाम के अंदर इसमें से 1 नंबर का पार्ट भी आया है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन 2.3 वाले में से कौन कौन से बन सकते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बाकी जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो अपने अगले पार्ट के अंदर सॉल्व करेंगे। देखो जी यहाँ पे तो सिद्ध कीजिए दिया अपने को कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को प्रूव करना है कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखो 5√2 अपरिमेय संख्या को अपने प्रूव करना है, तो अपरिमेय संख्या कोई भी सिंबल अपने पास में नहीं होता, सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या अपने जानते हैं, और किसी को नहीं पता कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो संख्या पद्धति का अपने वीडियो डाला है उसमें आपको बहुत क्लियर तरीके से हमने इस तरीके चीज़ को समझाया है कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। आप वहाँ जाइए, उसको देखिए, आपको बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों का जो उसको रटना नहीं पड़ेगा। मैंने जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ डाउट में, छोटी छोटी चीज़ें जैसे अभाज्य गुणनखंड हो गया, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, वास्तविक संख्याएं हो गया, वो इसलिए नहीं बता रहा उसकी मीनिंग क्योंकि वो अपने वहाँ पे डाल दिए हैं, आप उसको देख लीजिए। क्योंकि अगर अपने सारे मतलब यहाँ पे डालेंगे तो थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा सा लंबा लेंथी हो जाता है, तो थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है, तो उसका अपने अलग से वीडियो डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय कोई सिंबल नहीं होता, लेकिन परिमेय संख्या अपने को पता होती है कि कौन से रूप में होती है, a/b रूप में। यहाँ पे मैंने लिखा है a/v और b नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि b 0 के बराबर नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर परिमेय संख्या में अपने b की जगह 0 रख देंगे, b कहाँ है भाई, नीचे वाली साइड में, अगर b की जगह अपने 0 रख दिया तो सारी संख्या क्या हो जाएगी भाई, अनंत। क्या हो जाएगी, अनंत। तो फिर वो संख्या रहेगी नहीं, इसलिए b का मान 0 को छोड़ के और कोई भी हो सकता है। तो जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो a/v रूप की होती है। अब कौन कौन सी होती है, अब कोई भी लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिखा 4/5, तो क्या है, 4/5 नोट करो। 4/5 क्या है, a/v रूप की है, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन याद रखना a और b जो दोनों संख्या है वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, वो आप उस वीडियो के अंदर आप देख लोगे। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको जब डाउट क्लियर कराऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको इस चीज़ को मेंशन कर दूंगा। देखो जी सवाल देखो अब ध्यान से,
जैसे क्वेश्चन दे दिया अपने को कि 5√2 एक अप्रिमेय संख्या है, तो सबसे पहले अपने पास में इसको मान के चलते हैं कि ये मान लो एक प्रीमिय संख्या, माना 5√2 एक प्रीमिय संख्या। क्यों माना? क्योंकि अप्रीमिय का अपने पास में कोई भी सिंबल नहीं है लेकिन प्रीमिय का है, तो क्यों ना पहले प्रीमिय को अपने रख लें और प्रीमिय से अपने अप्रीमिय तक पहुंचे। ठीक है, तो 5√2 बराबर अपने क्या आएगा? प्रीमिय संख्या। अगर इसको प्रीमिय संख्या मानना है मतलब ये किसके बराबर है? a बटा बी के। तो 5√2 बराबर आ गया जी a बटा बी। अब आपको करना क्या है, अपने जानते हैं कि √2 की जो संख्या है या √3 जो संख्या है ये कौन सी संख्या होती है? ये अप्रीमिय संख्या होती है। तो सिर्फ √2 यानी कि अप्रीमिय को अपने यहाँ रख लेंगे, √2 वाली रकम को अपने यहाँ रख लेंगे, बाकी जो भी साथ लगा है उसको अपने ले जाएंगे दूसरी साइड में। अब देखो यहाँ 5 के साथ में, किसके साथ में भी? गुणा में, और वहाँ जा किस में हो जाएगा अगर चेंज करेंगे तो? भाग में। तो 5 इधर आ किस में हो गया जी? भाग में। तो इधर पड़ा a बटा बी और बटा में क्या आ गया साथ में? 5। तो अपने पास आ गया √2 बराबर a बटा 5b। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप चेक करें तो पता लगेगा कि मेरे पास अब रिजल्ट आ रहा है जी √2 बराबर a बटा 5b। कहने का मतलब क्या है? अब इधर वाली संख्या आपको दिख रही है, कौन सी संख्या है? प्रीमिय संख्या। और इधर वाली संख्या कौन सी भाई? अप्रीमिय संख्या। तो ये थोड़ी होगा कि अप्रीमिय प्रीमिय के बराबर हो जाए, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि अप्रीमिय तो प्रीमिय के बराबर हो ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि a बटा 5 भी तो एक प्रीमिय संख्या है, जबकि √2 क्या है? एक अप्रीमिय संख्या। अतः अपने जो माना था, अपने क्या माना था कि ये क्या है? ऐसा पूरी की पूरी संख्या क्या है? एक प्रीमिय संख्या। ये अपने जो माना था ये क्या माना है? गलत माना है, क्योंकि इसका मान अगर अपने प्रीमिय संख्या रख रहे हैं तो अपने पास मान यहाँ पे क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। जो प्रीमिय और अप्रीमिय दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, यानी कि अपने गलत मान रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या प्रीमिय नहीं थी। तो ये प्रीमिय नहीं थी तो भाई क्या है? ये कौन सी बच गई? अप्रीमिय होगी। तो अतः विरोधाभास से सिद्ध है कि ये जो संख्या वो क्या है? एक अप्रीमिय संख्या है। चलो अपने एक बार थोड़ा सा और देखते हैं दोबारा, आपको अच्छे समझ आ जाए। अगर ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले आपने मानना है कि वो संख्या क्या है? एक प्रीमिय संख्या है। अगर वो प्रीमिय तो किसके बराबर होगी? a बटा बी रूप की रख लो, चाहे p बटा क्यू रख लो, कुछ भी रख लो, उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बटा वाला रूप आपके पास में होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, इस पार्ट में से जो अप्रीमिय है, अब इसमें से अप्रीमिय कौन था जी? √2, तो उसको एक तरफ, बाकी रकम को दूसरी तरफ। अब वो गुणा में है 5, इधर आके इसमें हो गया भाग में। ऐसा करने पर आपको पता लगेगा कि जो अप्रीमिय संख्या है वो जी बराबर आ रही है किसके? प्रीमिय संख्या के। अप्रीमिय संख्या बराबर आ रही है प्रीमिय संख्या के। तो कहने का मतलब क्या? वो गलत सिद्ध हो रहा है। क्या गलत सिद्ध हो रहा है? कि जो अपने मान रहे थे वो गलत हो गया, क्योंकि ये तो गलत आ रहा है आंसर अपना। अगर मान रहे थे वो गलत हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो संख्या अगर अपने मानी थी प्रीमिय तो वो तो गलत होगी, तो मतलब वो क्या होगी? अब प्रीमिय तो नहीं है, अब क्या होगी वो? अब वो अप्रीमिय होगी। अतः विरोधाभास सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है? अप्रीमिय संख्या। तो ये इसका मेथड है। अगर किसी को कोई दिक्कत लगे तो मेरे से पूछ सकता है। चलो एक दो एग्जाम्पल थोड़ा और देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अप्रीमिय संख्या है। तो इसमें भी वो सेम तरीका, पहले मानना है कि 3+2 √5 क्या है भाई? एक प्रीमिय संख्या है। उसके बाद में क्या करना है, इसको किसके बराबर रखेंगे? a बटा बी के। b नॉट इक्वल टू 0 पता लग गया क्यों? ठीक है। अब इधर अपने क्या रखना है? सिर्फ √2 वाली संख्या। यहाँ √2 वाली संख्या कौन सी है? √5। तो बाकी को उधर ले जाओ। देखो प्लस का 3 इधर आके माइनस का, और जब इसका लघुत्तम लेंगे, अब लघुत्तम लेना आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, एक लघुत्तम की अपने वीडियो डाल देंगे अलग से। ठीक है, क्योंकि ये छोटी क्लासों का मैटर है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं इनका मैटर है। तो लघुत्तम लेंगे अपने, तो लघुत्तम आएगा जी बटा में कितना आ रहा है इसके? 1। तो 1 और b का लघुत्तम कितना आया? b। तो a का 1 आ गया, b से b कैंसिल, यानी कि a माइनस कितना आ गया? 3b। तो कहने का मतलब क्या है कि लघुत्तम लेने से इसका अपने पास आंसर आ जाएगा a माइनस 3b बटा में b। अब क्या हुआ देखो जी, अब यहाँ पे क्या बच गया? 3 को अपने उधर ले गए थे तो क्या बचा यहाँ पे? 2√5। लेकिन अपने को रखना क्या? अकेला √2 वाली संख्या। तो जो 2 गुणा में इधर को इसको क्या किया अपने? इस साइड ले गए, तो किस में चला गया? ये भाग में। तो क्या हुआ? a माइनस 3b और बटा में b पड़ा है, और एक भाग में साथ में कौन आ गया अभी? 2। तो क्या बन गया? ये 2b। अब वो सेम कंडीशन बन गई, कौन सी? पहले क्वेश्चन वाली, कि इधर संख्या कौन सी है? अप्रीमिय। इधर संख्या कौन सी है? प्रीमिय। यानी कि अपना गलत आ रहा है, यानी कि अपने जो कल्पना की थी वो क्या है? गलत है। अगर ये गलत है इसका मतलब क्या कि ये संख्या क्या है? प्रीमिय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये क्या होगी? अप्रीमिय होगी। तो ये अपने नीचे यहाँ पे इसको थोड़ा लिख दिया, देखो सेम टू सेम। ठीक है, तो हर सवाल में आपने ऐसे ही करना है, कोई संख्या दे दी उसको मानो कि ये प्रीमिय है, उसको बराबर रखो प्रीमिय संख्या के, फिर जो अप्रीमिय उसका पार्ट अलग निकालो, दूसरा पार्ट अलग लिख जाओ। फिर आपको पता लगेगा कि ये दोनों चीज़ें क्या आपस में बराबर आ रही है, यानी कि ये गलत आ रही है, तो फिर लिख देना कि विरोधाभास या अपनी कल्पना क्या है? गलत है। तो ये संख्या क्या होगी? अप्रीमिय। तो ये अपना अप्रीमिय वाला पार्ट भी अपना क्या हो गया यहाँ पे? कंप्लीट। अब एक दो पार्ट और बचे हैं, उसको अपने देख लेते हैं। उससे अगला पार्ट अपना प्रीमिय संख्याओं का दशमलव प्रसार, कि दशमलव प्रसार कैसे करते हैं प्रीमिय संख्याओं का।
तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है जी वो होता है दो प्रकार से। अब परिमेय संख्या दशमलव का मतलब पॉइंट लगाना, आपने किया होगा 3 पॉइंट, आपने छोटी क्लास में किया होगा। जैसे मैं लिख दूं 3/10, तो 10 का भाग दें 3 में कितना है, आप क्या करते थे भी, नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो, तो अपने जितनी नीचे जीरो होती थी उतने अक्षर ऊपर क्या करते थे, पॉइंट छोड़कर एक पॉइंट लगाते थे। जैसे मान लो यहाँ पे एक जीरो है तो एक अक्षर 3 को छोड़ा, उसके आगे अपने क्या लगा दिया जी, पॉइंट लगा दिया। समझ रही बात। तो ये आपने छोटी क्लासों में किया है। इसके अंदर भी सेम टू सेम है। अपने को क्या करना, अगर किसी का दशमलव प्रसार करना है तो बटा में अपने को क्या लेके आना पड़ेगा जी, जीरो लेके आनी पड़ेगी। यानी कि या तो 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए, या 10,000 होना चाहिए। समझी बात। तो नीचे अपने को जीरो वाला पार्ट बनाना है अगर किसी का दशमलव प्रसार करना है। चलो अपने शुरू करते हैं इसको, कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का है भाई, दो प्रकार का है। ठीक है, तो दो प्रकार के दशमलव प्रसार में पहला प्रकार होता है शांत दशमलव प्रसार। अब शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, वैसे तो संख्या पद्धति वाले वीडियो में पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं ये टॉपिक है आपका पूरा का पूरा शांत और अशांत पे, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। शांत का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसके अंदर आपने डिवाइड किया और वो कहीं ना कहीं जाके, चाहे पॉइंट के बाद ही सही, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो गई। ठीक है, तो वो संख्या होती है जी आपकी शांत। ठीक है जी, वो संख्या आपकी क्या होती है, शांत। जैसे मान लो कोई बंदा है बेचारा शांति से बैठा है, यानी कि इतना उबाल नहीं खा रहा, इतना गुस्सा नहीं आ रहा, कभी न कभी शांत हो रहा है, यानी कभी न कभी उस संख्या का मान लास्ट तक आ रहा है, कभी न कभी वो संख्या भाग देने पर खत्म हो रही है। इसका मतलब क्या है, वो संख्या क्या है, शांत है। ठीक है, और अगर अपने इस प्रश्नावली के रूप में बात करें, यानी कि ऐसी संख्या जिनके हर में 10 की घात बने, तो अंश बटा हर आपने देखा। ठीक है, तो इसके हर में क्या करना, 10 की घात बनती हो किसी न किसी तरीके से, तो वो क्या होगी, शांत संख्या होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया 3/10 लिख के। ठीक है, तो बटा में 10 था यानी कि जीरो थी, तो वो क्या हो रहा था, शांत बन रहा था। अब देखो जैसे एग्जांपल है 0.375, तो यहाँ क्या लगा अभी, पॉइंट 375, कितने अक्षर से पहले पॉइंट लगा, 3 अक्षर से पहले, तो मैंने यहाँ से पॉइंट उठा दिया, नीचे कितनी जीरो लग गई, 3 जीरो, यानी 375 बटा में 10 गुणा, ये 1000 है, 1000 को लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 10 कितने बार आ गया भाई, 3 बार, तो यहाँ कितने होगी, 10 की घात 3। यहाँ आप सीधा देख सकते हैं जितनी जीरो होगी उतनी घात लगा दो, तो 3 जीरो है तो 10 की घात कितनी होगी, 3। अगर 4 जीरो होती तो 10 की घात कितनी हो जाती, 4। ठीक है, अब देखो भाई, तो कहने का मतलब क्या, नीचे क्या होना चाहिए, हर में 10 होना चाहिए। तो अगर हर में 10 होगा, अगर मैं 10 के टुकड़े भी करूँ तो क्या आएगा भाई, 2 गुणा 5, यानी कि 5 दूनी क्या होते हैं, 10। तो कहने का मतलब क्या, जिस संख्या के हर के अंदर बटा में ये रूप बन रहा है, कौन सा, 1/2 गुणा 5, या 1/10 जैसा भी रूप, यानी कि बटा में 10 की घात बन रही है, जैसे ही बनो, चाहे 2 गुणा 5 करके बनो, चाहे 10 बनो। ठीक है, तो उस रूप को अपने बोलते हैं शांत। ठीक है जी, अशांत में क्या होगा, अशांत में ये रूप नहीं बनेगा, कौन सा, 1/2 की घात 5 वाला। ठीक है, दूसरा, इसका शेषफल कभी जीरो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या क्या है, अशांत है, ये कभी शांत होगी नहीं भाई, कभी रुकने वाली नहीं है, कभी टिक के बैठने वाली भी नहीं है। आपने देखा होगा क्लास में या घर के अंदर ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कभी एक जगह पर टिक कर बैठते ही नहीं है, उनका ध्यान कहीं ना कहीं भटकता रहता है, कहीं ना कहीं वो चलते फिरते रहते हैं। आपने घर के अंदर किसी बच्चे को एक जगह बैठाया, थोड़ी देर बाद में देखा वो वहाँ पे नहीं है, कहने का मतलब वो शांत तरीके से नहीं रह सकता, उसकी आदत में नहीं, उसके नेचर में नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो अशांत तरीके का प्राणी है। ठीक है, और जो एक जगह बिठा दिया वहीं पे बेचारा बैठा है चुपचाप करके, तो वो क्या है, शांत तरीके का प्राणी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो संख्या खत्म हो जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके वो शांत है, और जो रुकने वाली नहीं है, कहीं टिकने वाली नहीं है, और कबी खत्म ही नहीं होती, चलती रहती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, अशांत। चलो अपने एग्जाम्पल से देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है 17/8, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले का तो कोई एक बार लेना देना नहीं है, क्या करना है, नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्या करना है जी, आपने अभाज्य गुणनखंड, मैंने बताया ना नीचे किसकी घात बनानी है अपने को, हर के अंदर या तो 2 होना चाहिए, या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगर हर के अंदर 2 या 5 आ रहे हैं, या तो 2 अकेला आ रहा है, या 5 अकेला आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो उस वक्त क्या है, वो संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। क्यों आएंगे 2 और 5, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हर के अंदर किसकी घात बननी चाहिए, 10 की घात बननी चाहिए। ठीक है, तो पहले इसके अंदर हर के अंदर अपने हर का डिवाइडेशन किया, अभाज्य गुणनखंड किया, तो 2 का भाग दिया 8 में कितना आया भाई, 4, फिर 2 का दिया कितना आया, 2, फिर 2 का दिया कितना आया, 1, तो यानी कि कितने आ गए, गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि कितने आ रहे हैं, 2 की घात 3। कहने का मतलब क्या, सारे के सारे 2 आ रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था कि चाहे सारे के सारे 2 आए, चाहे सारे के सारे 5 आए, चाहे 2 और 5 दोनों आए, तो वो क्या होते हैं, हमेशा शांत होते हैं। अब ऊपर नीचे देख लेना, यहाँ ऊपर क्या लिखा है, 17, और 17 के अंदर 2 का भाग भी नहीं जाता, तो ये कौन सा रूप है भाई, शांत रूप है।
क्योंकि इसमें 2 की घात तो आ गई लेकिन 5 की घात नहीं आई, क्योंकि 5 की घात तो कोई है नहीं, 5 का घात कितना है 0। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 दे रखा है अपने को 29/343। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करें, जैसे 343 को अपने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना आ रहा है, पहले भाग जाएगा 7 का, कितना आया 49, फिर 7 का भाग दिया 7 एकम 7, फिर 7 का भाग दिया कितना आ गया 1। यानी कहने का मतलब क्या है, 343 जो है वो 7 कितने बार गुणा हो रहा है, 3 बार, यानी 7 की घात कितनी होगी 3। तो ये जो रूप किस रूप का है, अशांत रूप का, क्योंकि 7 जो है अगर इसका अपने भाग देंगे 29 के अंदर तो ये संख्या कभी खत्म नहीं होने वाली। और वैसे अगर आप शॉर्ट तरीके से याद रखो तो अपने क्या करना है, नीचे वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में अगर बटा के अंदर 2 अकेला या 5 अकेला या 2 और 5 दोनों आए, या इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ रही, यानी कि 2 और 5 के अलावा आपको कोई भी संख्या गुणनखंड के अंदर नहीं मिल रही, तो वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। और अगर नीचे 2 और 5 के अलावा या कोई और संख्या मिल जाए, 3 मिल गया, 7 मिल गया, ठीक है, कोई भी संख्या मिल जाए, तो कहने का मतलब वो क्या होगी, अशांत होगी। तो आपने सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है कि जो अगर नीचे वाली संख्या के अंदर 2 और 5 के अलावा कुछ मिल रहा है तो वो अशांत है, और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, शांत है। अब मैंने यहाँ पे गुणनखंड आपको करके दिखाया है, जैसे मान लो 5 की घात 0, अब मैंने 5 का 0 साथ में लगा दिया, फर्क पड़ा क्या भाई। 5 की घात 0 का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 है, यानी कि अगर मैं लिख लूँ कि 1 की घात 0 जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब 1 कैसे होता है, थोड़ा सा अपने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लें, ये थोड़ा सा आपके लिए शॉर्ट ट्रिक समझने वाली बात है। आज तक आपने पढ़ा होगा कि 1 की घात 0 या किसी संख्या की घात 0 हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अगर मैं यहाँ पे डालूँ कि 2 की घात 1, देखो थोड़ा सा इसको मार्कर में कर लूँ, जैसे 2 की घात 1 डाल दी, 2 की घात 1 कितनी होती है भाई 2, 2 की घात 2 कितनी होती है 4, 2 की घात 3, ठीक है, यानी कि 2 कितने बार है, 3 बार गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया इसका 8। फिर आ गया 2 की घात 4, यानी कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये संख्या चलती रहती है। अपने को क्या देखना है कि किसी भी चीज़ की घात या किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 कैसे आता है। देखो अब मैं यहाँ से बैक साइड से लगूँ, अगर 16 में मैंने 8 का भाग दिया, मैंने 16 के अंदर मैंने 8 का भाग दिया, कितना उतरेगा भाई 2। या मैं ये कह दूँ कि 16 में 2 का भाग दूँ कितना आएगा 8, 8 में 2 का भाग दूँ 4, 4 में 2 का भाग दूँ 2। अब अगर 2 में 2 का भाग दूँ तो कितना आएगा भाई 1। अब घात भी देखो, यहाँ कितनी 2 की घात 2, फिर 2 की घात 1 और ऊपर कितनी आएगी 2 की घात 0, तो कितना होता है 2 की घात 0 का 1 उत्तर आ गया। ठीक है, 2 की घात 0 का उत्तर आ गया जी 1। अब देखो ध्यान से, ऐसा आप ऐसे नहीं कि सिर्फ इस एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, मैं सभी संख्याओं की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 3 वाला पार्ट लिया, देखो मैं 3 वाले पार्ट के अंदर आपको बता दूं कि अगर आपने 3 वाला पार्ट लिया, देखो ध्यान से कि 3 वाले पार्ट में क्या होगा, 3 की घात 0 कितना होता है भाई, अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लूँ 3 की घात 1 कितना होता है 3, 3 की घात 2 कितना होता है भाई 3 तिया 9, 3 की घात 3 कितना होता है भाई 27। अब मैं चेक कर लेते हैं एक बार, देखो तो 27 में 3 का भाग दिया, यानी कि जो संख्या थी उसका भाग देते रहो। 27 में 3 का भाग दिया कितना आएगा भाई 9। अब 9 में 3 का भाग दिया कितना आएगा भाई 3, और 3 में 3 का भाग दिया कितना आएगा भाई 1, यानी कि 3 की घात 0 किसके बराबर आ गई 1 के बराबर। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर इस कंसेप्ट का सीधा सा हिसाब है कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान हमेशा क्या होगा जी 1 होगा। तो यहाँ आपने 5 की घात 0 लगा दी, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 5 की घात अगर 0 लगाएंगे तो उसका मान कितना आने वाला है 1 आने वाला है। और 1 की गुणा अगर 2 की घात 3 से करेंगे तो ये आपका सेम टू सेम पड़ा रहेगा। ठीक है, बस अपने रूप को मैंने, अगर किसी को ऐसे लगा कि सर आपने 5 या 0 साथ में गुणा क्यों कर दी, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मैंने इसलिए गुणा की ताकि आपको शांत रूप जो आपको मैंने समझाया है कि नीचे 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तो वो आपकी समझ में आ गया। और एक ये समझ में आ गई घात नीचे 0 बन सकती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो अपना क्वेश्चन है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी आया है और बच्चों ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है। जैसे 21/75, तो अपने क्या करते हैं, नीचे वाला क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड, जैसे यहाँ किया तो 75 का अभाज्य गुणनखंड किया, पहले किसका भाग दिया भाई 3 का, 2 का क्यों नहीं दिया, क्योंकि लास्ट अक्षर क्या है अपने पास में 5 है, और 5 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि ये क्या उनसी संख्या है, विषम संख्या है। तो 75 में भाग दिया जी 3 का, तो 25 दिया 75, फिर 25 में भाग दिया 5 का, तो 5 5 25, फिर 5 का भाग दिया कितना है 5 एकम 5, तो अपने पास गुणनखंड क्या आ गया जी 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, और ऊपर क्या पड़ा है 21। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि बटा में 5 के अलावा दूसरा संख्या आ गई, यानी कि 3 आ गया 7 आ गया, तो वो क्या हो जाएगी अशांत। तो बच्चों ने सीधा यहाँ पे लिख दिया जी अशांत। वो भाई साहब गलत है, ये अशांत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार चेक करना है कि जो ऊपर संख्या अपने को दी है क्या वो नीचे वाली संख्या से कहीं ना कहीं कट रही है।
अगर वो कट रही है तो उसको पहले काटें। देखो 3 का भाग अपने दिया 21 में, कितना आया भाई 7, तो संख्या बन गई 7 बटा में 5 गुना 5। अब बताओ शांत है क्या शांत? तो समझ में आ गई बात कि बटा में अगर 5 है या बटा में अकेला 2 है या 2 और 5 दोनों कहीं भी दिखे तो वो क्या हो जाएंगे शांत, और उनके अलावा कुछ भी आए तो वो क्या हो जाएगा अशांत। तो ये जो सवाल था बच्चों का गलत हुआ था, क्योंकि ये सवाल अशांत नहीं था, वो क्या था शांत था। तो ऐसा 1-2 क्वेश्चन आपके और हैं, वो चेक कर लेना। जैसे ही आप गुणखंड कर लो फिर ऊपर नीचे देखो कि कहीं कुछ कट तो नहीं रहा। अगर कट रहा है तो उसको काट दें, ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल कर दें, और उसके बाद जो संख्या बचे उसमें से देखो आप कि वो संख्या शांत आ रही है कि अशांत आ रही है। ठीक है जी। अब बात है इसका दशमलव प्रसार कैसे करें। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल करवाया था ये अपने 17/8 बड़ा, ठीक है, इसके गुणखंड क्या आए थे 17/2 की घात 3 गुना 5 की घात 0। अब इसके अपने करके देखते हैं दशमलव प्रसार। देखो जी दोनों के करेंगे अपने, उसका भी इसका भी। जैसे यहाँ के 17/2 की घात 3 गुना 5 की घात 0। देखो अब 2 की घात 3 गुना 5 की घात 0 है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर अपने नीचे 0 बनानी है, यानी कि ऊपर अगर अपने दशमलव लगानी, ऊपर अगर अपने पॉइंट लगाना है, तो नीचे क्या होनी चाहिए अपने पास 0 होनी चाहिए। 0 का मतलब नीचे क्या होना चाहिए, तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो। और 10 और 100 और 1000 कब बनेंगे, देखो यहाँ कितना सिर्फ 2 की घात 3, क्योंकि 5 का 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 2 की घात 3 है, अब 2 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, देखो अगर 2 को 10 में कन्वर्ट करना है तो मेरे को किसी गुणा करनी पड़ेगी 2 के साथ में 5 गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 3 6, 2 गुणा 4 8, 2 गुणा 5 10। यानी कि अगर मेरे को दो इसको नीचे वाली संख्या को 10 में कन्वर्ट करना है, अगर मेरे को 2 दिया है तो मेरे को किसी गुणा करनी पड़ेगी 5 की, और अगर मेरे को 5 दिया तो किसी गुणा करनी पड़ेगी 2 की। तो मैंने यहाँ पे 2 की घात 3 में किसी गुणा कर दीजिए 5 की। अब 5 की गुणा कब होगी, जब दोनों की संख्या, कोई भी गुणा तब होती है जब संख्या की घात क्या हो समान हो। अगर घातें एक जैसी नहीं है तो उन दोनों की गुणा नहीं हो सकती। अब इसकी 2 की घात कितनी है भाई 3, तो 5 की घात भी कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो मैंने 2 की घात 3 गुणा में 5 की घात 3। अब 5 की घात 3 अपने इसलिए गुणा किए साथ में ताकि नीचे क्या बन सके भाई 0 बन सके, लेकिन इसका अपने सवाल तो गड़बड़ हो गया ना। तो क्या किया, जितनी गुणा अपने नीचे 0 बनाने के लिए करेंगे उतने की गुणा अपने ऊपर कर देंगे सेम टू सेम। तो 5 की घात 3 की गुणा नीचे की और 5 की घात 3 की गुणा कर दी अपने ऊपर, ताकि सवाल का जो लेवल बना रहे। कैसे, देखो 5 की घात 3 से 5 की घात 3 क्या होगी कैंसिल, तो सवाल अपना वैसे का वैसा ही पड़ा है, कोई फर्क नहीं आया। आया कोई फर्क, सेम टू सेम पड़ा। देखो एक बार 17/2 की घात 3, तो 5 की घात 3 ऊपर 5 की घात 3 नीचे, तो कैंसिल हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो अब अपने सवाल को हल करते हैं। तो 17 गुणा 5 कितने बार है भाई 3 बार, तो वैसे का वैसा लिख लिया 17 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और बटा में दोनों की गुणा की 5 दूनी 10। अब घातों की गुणा मत कर देना, ध्यान रखना घात ही कभी गुणा नहीं होगी, घातांक गुणा होगा, ठीक है। ये घातांक और घात वाली प्रश्नावली अगर किसी बच्चे को नहीं आती, 6ठी 7वीं क्लास में होती है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, इसकी शॉर्ट ट्रिक हैं उसके जो भी अपने डाल देंगे। अब 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, और 10 की घात कितनी होगी जी 3, तो 17 गुणा 5 गुणा 5 यानी कितना आ गया ऊपर 21 25, और बटा में आ गया 10 की घात 3। इसका मतलब क्या हुआ 10 की घात 3 का मतलब क्या हुआ कि 10 कितने बार है 3 बार, तो 10 गुणा 10 गुणा 10, और ऊपर क्या आ गया 21 25। तो नीचे कितनी जीरो बनी भाई 3 जीरो, तो ऊपर 3 अक्षर छोड़े क्या लगा दिया अपने पॉइंट लगा दिया 2.125। जैसे 5 छोड़ा 2 छोड़ा 1 छोड़ा 3 अक्षर छोड़ दिए, फिर क्या लग गया पॉइंट, फिर आ गया संख्या की 2। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दशमलव प्रसार कैसे करना है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में बटा में 2 है, दशमलव प्रसार सिर्फ उसी संख्या का होगा जो शांत है, अशांत का नहीं होगा। अब अशांत क्यों नहीं होगा, देखो कारण क्या है। अशांत का कारण ये है कि अशांत संख्या अपने को पता ही नहीं, क्योंकि वो खत्म नहीं होने वाली, और जब अपने को पता ही नहीं है कि वो खत्म नहीं होगी तो उसके बटा में कितना लिखें क्या पता। कुछ पता लग रहा है ना क्यों, क्यों ऊपर ने किया है कि अगर ऊपर जितनी संख्याओं के छोड़ के पॉइंट लगाए तो उतनी संख्या का अपने पॉइंट उठाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे 0। लेकिन अपने को ऊपर पता ही नहीं है कि भाई कितनी संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लगा तो नीचे कितनी 0 लगानी है, ये अपने को पता नहीं है, तो उसका अपने दशमलव प्रसार कैसे कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, जैसे दिया शांत दशमलव संख्याओं का प्रसार, तो सिर्फ शांत शांत संख्याओं का आपकी किताब के अंदर भी आप नोट देखना चेक करना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको शांत संख्याओं का दशमलव प्रसार करने को बोला गया है। तो ये अपने सिर्फ शांत शांत संख्या ले रहे हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल अपने किया था 21/75 वाला, जो अपने ऊपर नीचे काटा था, आपको पता क्या आया था 7 बटा में 5 की घात 2 आया था। अब देखो 7 बटा 5 की घात 2 है। अब कहने का मतलब क्या, नीचे अगर मेरे को 0 बनानी तो नीचे क्या है सिर्फ मेरे पास अक्षर ओनली 5 है, 2 तो कितना है 0 है 2 की घात। तो अब इसको मैंने 10 बनाना है, 5 के साथ किसकी गुणा करूँ कि 10 बन जाए, तो 5 दूनी
10। तो मैंने गुणा की जी 2 की। वही तरीका सेम 5 की घात कितनी है 2, तो गुणा करने के लिए घातें क्या होनी चाहिए समान। तो 5 की घात 2, तो 2 की घात कितनी 2। अब 2 की घात 2 अपनी तरफ से गुणा किए नीचे, तो उसकी गुणा क्या करनी पड़ेगी अपने को ऊपर भी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ताकि सवाल का लेवल बना रहे, क्योंकि 2 से घात 2 से 2 की घात 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये अपना सेम टू सेम बच गया पीछे। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए। उसके बाद देखो ध्यान से क्या करना है, 7 गुणा 2 की घात 2 बटा में 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 2। तो देखो 7 गुणा 2 कितने बार आया भाई 2 बार, तो 7 गुणा 2 गुणा 2 और बटा में ये 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी होगी 2 होगी। तो 7 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4 और 7 चौका 28 बटा में 10 की घात 2 यानी कि 10 गुणा 10। ठीक है, तो 28 बटा कितना आ गया अभी 100। तो 100 में 0 कितनी 2, तो ऊपर कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो ये आ गया जी 8 छोड़ दिया 2 छोड़ दिया फिर लगा दिया पॉइंट। अब आगे कोई अक्षर नहीं तो क्या लगा दिया अपने 0। सूत्र बन गया, या सवाल का अपना उत्तर आ गया जी 0.28। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जो संख्याएं शांत है उसका अगर आप दशमलव प्रसार ज्ञात कर रहे हो तो आप जानते हो कि शांत संख्याओं में बटा में हमेशा 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आने वाला। और अगर 2 और 5 आ गया तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों आ रहे हैं तो दोनों की घातें चेक करो कि दोनों की घात क्या क्या आ रही है। अगर मान लो 2 की घात 2 आ गई और 5 की घात 1 आ गई, तो अपने किसी गुणा करेंगे अब भाई 5 गुणा और कर दें। क्यों? क्योंकि 2 की घात तो 2 है और 5 की घात 2 से 1 कम है, तो अपने 1 5 गुणा ऊपर कर दी 1 5 गुणा नीचे कर दी। ऐसे ही अगर अकेला 2 आए तो अपने गुणा किसी करेंगे 5 की, अगर अकेला 5 आए तो गुणा किसी करेंगे 2 की, और जिस उसकी घातें में क्या करनी है अपने को बराबर, फिर इसको क्या लिखना है ऊपर नीचे लिखना है। ठीक है, अब अपने देखते हैं लास्ट अपना जो टॉपिक इसके अंदर है 1 नंबर का जो आ सकता है वो है यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ या मैथ से ज्ञात करना। और असल में ये पहले पूरा पूरा चैप्टर था 9th क्लास के अंदर भी आपने नाम सुना होगा यूक्लिड विभाजन विधि का। तो पता करते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि क्या है। देखो यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने अपने एक प्रमेय दी थी, वो थी a बराबर वी क्यू प्लस आर। अगर इस प्रमेय को अपने देखे ध्यान से, ये प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इन्होंने इस प्रमेय की सहायता से अपने को मैथ से ज्ञात करना सिखाया था। तो मैथ से ज्ञात करने की दो विधियां होगी आपके, एक तो आपने ऊपर पढ़ी कौन सी अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है यूक्लिड विभाजन विधि। तो अब यूक्लिड विभाजन विधि देखते हैं। अब आपने छोटी क्लासों में ये चीजें पढ़ी होगी, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और मैंने पीछे जो वैदिक मैथ करवाया उसके अंदर इसका बहुत सारा यूज किया था, और छोटी क्लासों के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। अगर किसी को नहीं पता करा तो एक बार थोड़ा सा और बता दूं कि भाज्य भाजक और ये क्या होता है। ठीक है, देखो ध्यान से कि मान लो अपने किसी संख्या में भाग दे रहे हैं यूं, जैसे मान लो मैंने भाग दिया 4 के अंदर 2 का भाग दिया, तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 कितने बच गए भाई 0, ये आपने भाग दिया है। ठीक है, तो इसमें जो 4 है वो आपका क्या है जी भाज्य, यानी कि जो बड़ी संख्या होती है जिसमें अपने भाग देते हैं। 2 क्या है जी आपका भाजक, जिसका भाग दिया है। भागफल जो उत्तर आता है और शेषफल जो नीचे शेष बचता है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, यानी कि जो भाज्य बराबर अपनी जो अगर चेक करें कि ये प्रमेय के अंदर अपने इसका मान चेक करें कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखो भाज्य का मान कितना है भाई 4 बराबर भाज्य कितना है 2 गुणा भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है नीचे वाला 0। तो देखो 4 बराबर क्या, 2 गुणा 2 कितने हो गए 4, और 4 में 0 जोड़ी तो 4, तो 4 और 4 दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रमेय थी ये भाग को सिद्ध करने के लिए थी कि अपना भाग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी प्रमेय को इसने क्या नाम दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ध्यान से देखो भाज्य की जगह क्या लिखा इसने a, भाज्य को क्या लिखा जिसने b, भागफल को क्या लिखा q, और शेषफल को क्या लिखा r। तो प्रमेय बन गई a बराबर बी क्यू गुणा सॉरी b गुणा q प्लस r, यानी इस प्रमेय बन गई a बराबर बी क्यू प्लस r। अब ध्यान रखना जब r का मान 0 आ जाएगा, यानी कि जब शेषफल आपका क्या आ जाएगा 0, जैसे अभी आपने किया तो शेषफल क्या आया भाई 0 आया था ना। तो जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो जिसका भाग आपने दिया, यानी कि जो आपका भाजक है, यानी भाजक कौन होगा b होगा, तो जो आपका b होगा जिस समीकरण के अंदर वो आपका क्या हो जाएगा HCF इस विधि के अनुसार। यानी कि आपने भाग देना है संख्या के अंदर, और जैसे ही भाग का उत्तर 0 आ जाए, 0 आने के बाद जिसका भाग दिया है या जिसका भाग देने से शेषफल 0 आया है वो आपका क्या हो जाएगा HCF। जैसे मान लो इसमें चेक कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल में, जैसे 10 और 2 दिया है। अब ध्यान से देखना, तो मैंने 2 का भाग दिया 10 में, देखो भाई कितना उत्तर आया 5, शेषफल क्या आ गया 0। अब किसका भाग देने से शेषफल 0 आया है 2 का भाग देने से शेषफल 0 आया है, तो HCF कितना आ गया अपने पास में 2। समझे बात? इसको आप इस तरीके से लिखोगे प्रमेय के तरीके से। देखो भाज्य कितना है भाई 10 बराबर b, यानी कि भाज्य का मान कितना है जी, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ b, यानी कि
भाजक का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 बाद में लिख दिया, गुणा में भागफल का मान कितना है 5 प्लस आर शेषफल का मान कितना है 0। तो शेषफल 0, तो अपने भाजक यानी कि बी कौन है 2, तो उत्तर कितना आ गया जी 2। चलो एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 135 और 225 वाला देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। 135 225, तो अपने 225 में भाग दिया जी 135 का, तो 135 एकम 135 बटा में शेषफल कितना बच गया 90। अब ध्यान से देखो, शेषफल 90 आया है, 0 नहीं आया। और कब तक करोगे, जब तक 0 नहीं आ जाता। तो पहले वाले भाग में क्या करते थे आप, यहाँ पे पॉइंट लगा के आगे हल करते थे ना, इसमें ऐसा नहीं करना, पॉइंट वाला कोई काम नहीं करना। जैसे ही शेषफल आ जाए आपका, तो क्या करना, जो भाजक था उसको अपने यहाँ ले आएंगे भाज्य की जगह पर। अब जो शेषफल था वो तो आपका बन गया भाजक, और जो भागफल था यानी कि जो भाजक था पहले, वो क्या बन गया आपका भाज्य। अब फिर दोबारा वैसे शुरू करना है, तो मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको, देखो ध्यान से, कंफ्यूज ना हो जाना कहीं पे। देखो 135 का भाग दिया 225 में, तो अपने पास आया जी 135 है क्यों 135, शेषफल बचा 90। अब 90 का भाग किसमें देंगे 135 में, क्योंकि अब तक शेषफल अपना 0 नहीं आया है। तो 90 का भाग दिया 135 में, तो 90 एकम 90, तो 135 में से 90 कितने बचे भाई 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, फिर अब कौन आएगा, पहले 135 बीच में, अब कौन आएगा बीच में 90। तो 45 का भाग देंगे जी 90 में, तो कितना आया अभी भागफल 2, 45 दूना 90, और शेषफल कितना आ गया 0। अब देखो, अब शेषफल 0 आ गया, किसका भाग देने पर शेषफल 0 आया 45 का भाग देने पर, तो एचसीएफ कितना आ गया जी अपना 45। लेकिन इसको लिखोगे कैसे, इसको आप हर स्टेप को इस तरीके से लिखते जाओगे। देखो अपने पहला स्टेप हुआ कौन सा 135 और 225 वाला, कहाँ पर खत्म हो गया भाई, यहाँ पे खत्म हो गया 90 पे रखे है ना। तो इसको लिख लो पहले एक लाइन में। तो भाज्य बराबर, भाज्य कितना है जी 225, भाजक 135, भागफल 1 गुणा में प्लस शेषफल कितना है जी 90। ये लो जी एक लाइन लिख दी, यूक्लिड प्रमेय में लिख दिया, यानी कि 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। फिर दूसरा स्टेप देखो, 90 का भाग दिया था 135 में, शेषफल कितना आया था 45, तो इसको फिर लिखो, भाज्य कौन है इस बार 135, भाज्य कौन है 90, भागफल कौन है जी 1, और शेषफल कौन है 45। अब तीसरा स्टेप देखो, यहाँ पे अब क्या हुआ 0 आ गया शेषफल। अब ध्यान से देखो, फिर वैसे लिखना है, तो भाज्य कितना है भाई 90, भाज्य कौन है 45 गुणा भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 0। तो कहने का मतलब क्या, आपको ऐसे हर स्टेप को ऐसे करते जाना है सॉल्व, और आगे इसे समीकरण के रूप में, यूक्लिड समीकरण के रूप में आप इसको लिखते जाओगे। समझे बात। ऐसा करने के बाद में जब शेषफल आपका 0 आ जाए, तब देख लेना कि भाजक यानी कि बी कौन है, किसका भाग दिया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा HCF। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपकी किताब के अंदर पड़े हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, उदाहरणों को हल कीजिए। कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको आ रही है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, अपने इसको जो डाउट सोल्यूशन अपना आएगा उसके अंदर अपने डालेंगे। इन क्वेश्चनों जो मैंने करवाए हैं, अगर इसमें से भी कुछ आपको समझ में ना आया है, तो वो भी मेरे को डाउट के अंदर आप डाल दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं जी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, उसको मैं थोड़ा लिख रहा हूँ। टॉपिक अपने खत्म हो गए हैं, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अलग थोड़े हटके हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया था कि 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई अंक ज्ञात करो यदि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो ध्यान से देखो भाई, n प्राकृत संख्या का मतलब क्या आता है। वैसे तो संख्या पद्धति वाली वीडियो आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, प्रिमेय क्या होता है, अप्रिमेय क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, ठीक है, काल्पनिक क्या होता है, सब वहाँ पे करवाया हुआ है संख्या पद्धति में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बता दूं कि प्राकृत संख्या वो होती है जो हमेशा 1 से शुरू हो, यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली कितनी भी संख्या है वो क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। अगर मैं बोल दूं 0, तो 0 प्राकृत नहीं है, क्योंकि 0 1 से पहले आ जाता है। अच्छा -1 -2 ये भी क्या प्राकृत नहीं है। प्राकृत क्या होगी 1 से 1 है, जैसे मान लो 4 1 2 3 4 5 सब क्या है संख्या प्राकृत संख्या है। अब ये कह रहा है कि इसका मान यानी इसका जो इकाई का अंक वो क्या क्या आएगा, अगर n का मान क्या आएगा प्राकृत संख्या है। तो मान लो अपने n की जगह पर क्या लिखा जी, पहले 1 से शुरू किया तो n का मान लिखा 1, तो 6 की घात 1 कितनी आएगी भाई 6। फिर 5 के ऊपर n की का मान 1 रखा तो 5 की घात 1 कितनी आएगी भाई 5। अब दोनों का अंतर निकाला तो 6 - 5 कितना किया अभी 1, तो इकाई का अंक कितना है अपने पास में 1, तो 1 इसका आंसर आ गया। ये छोटे छोटे प्रश्न आए थे, ठीक है। अब देखो आगे वाला, जैसे ये दिया है a और 18 का HCF 2 है, ठीक है, तो एलसीएम 36 है, तो a का मान ज्ञात करो। ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि ये जो फॉर्मूला है उत्तर की जांच करने का दो संख्याओं में, कौन सा HCF गुणा एलसीएम बराबर a गुणा b। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मान पुट करना है। देखो HCF कितना है भाई, a और 18 का HCF कितना है 2, तो यहाँ HCF आपने लिख दिया 2। अच्छा एलसीएम कितना दिया आपको 36, तो एलसीएम आपने लिख दिया जी 36। अच्छा a की वैल्यू दी आपको नहीं दी, a तो आपको ज्ञात करना, तो a को यही लिख लिया, गुणा b की वैल्यू कितनी दी है जी आपको 18,
कितना दिया 18, तो यहाँ पे 18 लिख दिया। अब दोनों तरफ गुणा कर, देखो 36 गुणा 72। यहाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ए का मान याद करना, तो अकेला मैंने ए यहाँ पे रख लिया, गुणा वाला 18 किधर ले गया जी, बटा में इस साइड ले गया। तो इधर क्या पड़ा है 2 गुणा 36 और बटा में क्या चला गया जी 18। ये तो पता ना गुणा वाली संख्या इधर जाके भाग में हो जाती है, मैंने पहले आपको करवाया है। तो 36 गुणा 72 और 72 में भाग दिए जी 18 का, कितना आएगा जी 18 चौकी 72। यहाँ आप काट भी इसको ये ऊपर नीचे कैंसिल करना आता है वैसे भी कर सकते हैं। 18 का भाग दिया 36 में, 18 दूना 36 और 2 दूनी 4, तो एक का मान आ गया जी 4। ठीक है, अब आपका उत्तर सही है या गलत, तो आप वापस यहाँ पे 4 रख के चेक कर लें। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक की जगह 4 रखा, तो यहाँ पे अगर मैंने 4 रख दिया तो 18 चौकी 72 और 36 गुणा 72 दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब उत्तर अपना सही है। तो ऐसे इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, कोई भी ऐसे आप जैसे मान लो यहाँ तो ये नहीं दिया, हो सकता है किसी के अंदर एचसीएफ ना दे, किसी के अंदर एलसीएम ना दे। ठीक है, तो कोई एक चीज छोड़ेगा वो आपसे पूछेगा, वो आप इस फार्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन रह गए अपने। एक है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर अपने एक लाइन लगी हुई है, रेखा बंधनी लगी हुई है। इसका मतलब क्या होता है देखो, तो रेखा बंधनी का मतलब क्या है, अगर ऐसे रेखा लगी हो या इसके बैक साइड में यूं पॉइंट लगे हों, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो संख्या अभी तक आगे चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे रेखा बंधनी का मतलब क्या है कि जिन जिन संख्या के ऊपर रेखा बंधनी लगी है वो संख्या रिपीट होती रहेगी, यानी कि जैसी संख्या चल रही है आगे संख्या, लेकिन रिपीट में चल रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आगे जो अक्षर आने वाले वो आएंगे, फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलती रहेगी संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसके हर के अभाज्य बताना चाहिए अपने को, कि हर के अभाज्य होंगे या नहीं होंगे। तो पहली बात तो क्या है कि ये संख्या क्या है, अशांत है। अशांत क्यों हुई भी, क्योंकि ये लगातार चल रही है, टिक के नहीं बैठ रही, इसलिए अशांत हो गया। दूसरा, ये अशांत आवर्ती है। आवर्ती का मतलब क्या होता है, किसी घटना का बार बार होना, आवर्ती। तो इसमें कोई भी डिजिट है जो संख्या वो क्या आएगी, बार बार रिपीट हो रही है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जैसे 9 के बाद में संख्या कौन सी आएगी जी, 1 आएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये चल तो रही है लगातार, लेकिन संख्या क्या हो रही है, लगातार रिपीट हो रही है, यानी कि संख्या कौन सी है, अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती जो संख्या होती है, इसके यह संख्या हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, जो अशांत आवर्ती होती है। इसमें 2 प्रकार की संख्या है, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखो, आपको दोनों में इकट्ठे समझा देता हूँ। नीचे वाली संख्या में देखो क्या है, 0.120, अगर अपने नोट करें 120, फिर क्या आ गया जी 120 नहीं है, देखो 1200, फिर 12000, फिर आगे जैसे, यानी कि हर बार संख्या चेंज हो रही है। चल तो ये भी रही है और चल ऊपर वाली भी रही है, लेकिन ऊपर वाली क्या है, बार बार रिपीट हो रही है, तो ये तो अशांत आवर्ती है, लेकिन ये अशांत आवर्ती नहीं है। ये क्या है, अशांत तो है लेकिन अशांत आवर्ती नहीं, ये क्या है, अशांत अनावर्ती। क्या है जी, अनावर्ती। अनावर्ती जिनकी जो बार बार रिपीट नहीं होती। तो जो अशांत अनावर्ती वाला पार्ट है वो आता है जी अपरिमेय संख्या में, और जो अशांत आवर्ती वाला पार्ट है वो आता है जी परिमेय संख्या में। तो कहने का मतलब क्या है कि ये संख्या, ऊपर वाला क्वेश्चन ये परिमेय है और नीचे वाला क्या है, अपरिमेय। अब जो अपरिमेय हो गया तो उसके तो दशमलव प्रसार हो ही नहीं सकता भाई, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, और जो परिमेय होगा उसका दशमलव प्रसार होगा। कहने का मतलब जो पॉइंट में हर के एवज खंड आएंगे वो क्या आने चाहिए जी, वैसे तो 10 का रूप आना चाहिए तभी शांत होंगे ना, लेकिन ये तो अशांत है, 10 के रूप का जरूरी नहीं है। कहने का मतलब कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा और भी गुणखंड आ सकते हैं, क्योंकि अपने ऊपर पढ़ा है कि जो संख्या अशांत होती है वहाँ पे 2 और 5 के अलावा और कोई संख्याएं भी आ सकती है। तो इसमें सिर्फ आप इतना लिखोगे कि हर के अभाज्य गुणखंड 2 व 5 के अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आया था छोटा ये, और एक क्वेश्चन ये, क्योंकि ये अप्रैल में इसलिए इसका दशमलव प्रसार संभव नहीं है। तो आई होप कि जो मैंने आज आपको करवाया वो सारा डिटेल में समझ में आ गया होगा। कुछ के शब्द हैं जैसे परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, वास्तविक, जिनके बारे में अभाज्य गुणखंड हो गए, इनका जो अपने वीडियो है संख्या पद्धति वाला वो डाला हुआ है, आप वहाँ से इसको शॉर्ट रूप में चेक कर सकते हैं। पहले आप वो देखिए ताकि आपको इस वीडियो के अंदर जो आने वाली छोटी छोटी बातें हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, और जैसे ही वो क्लियर हो जाएगी तो आपको जो मैंने करवाया है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो जितने भी इस चैप्टर 2 में से वास्तविक संख्याओं वालों में से एक एक अंक के क्वेश्चन बन सकते थे या बनेंगे, वो सारे के सारे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डाल दिए हैं। इनके जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने छोड़े हैं खुद आपके करने के लिए, जो आप पाठ्य पुस्तक से, उदाहरणों से या अपनी तरफ से बनाकर भी कर सकते हैं, वो ट्राई के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो वो मैंने आपको उसके लिए छोड़ दी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस का खेल है।
आपका किया हुआ तब एकदम कंप्लीट होगा जब आप खुद करके देखोगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल मैं वीडियो के अंदर डालता हूँ और कुछ एग्जांपल आपको खुद करने होते हैं एग्जाम वाले, तो आप उनको करके देखना। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट लगे, कोई किसी प्रकार का किसी भी प्रश्न के अंदर समस्या आए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरे जो व्हाट्सअप मैंने नंबर आपको दिए चैनल के ऊपर उसके ऊपर मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके हर डाउट का सोल्यूशन आपको जरूर भेजूंगा, क्योंकि मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि जब आपने पढ़ रहे हैं तो एक छोटे से शब्द का मतलब या अगर अर्थ भी आपको कहीं पे पता नहीं लग रहा तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपको मैथ को सिखाने के लिए है, पढ़ाने के लिए नहीं है भाई। ताकि आप चीज़ को सीखें, आप चीज़ों को समझें, और मैथ को लेकर जो आपके जो दिक्कत है वो समस्या इसीलिए है क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें पता नहीं है। इसलिए मैं आपको बेसिक लेवल से उठा के हर टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और मैथ आपको बोरिंग सब्जेक्ट ना लगे, इसलिए आपको करवा रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।